नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने वीडियो बनानी थी किसी और टॉपिक के ऊपर, लेकिन अचानक मेरे पास कुछ एक दो कमेंट आए और वो जो सवेरे वीडियो डाली थी 7 बजे उसके बारे में। और उसमें कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया और कुछ मुद्दे उठाए जो कि मैं समझता हूं कि ज़रूरी थे। इसलिए उस टॉपिक की बजाय मैं आज उन कमेंट्स के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा कि उसके ऊपर क्या कमेंट थे और किन्होंने वो भेजा था। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूँगा। कई दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले एक मेरे पास कमेंट आया था कि जी आप खुल के तो बोलते हो, लेकिन मैं किसी नेता के खिलाफ, मेरे को तंग किया गया किसी नेता ने, और क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप आवाज़ उठा सकें। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हिम्मत की बात ही नहीं है। मैंने उस टाइम भी कमेंट लिखा था कि आप सबूत भेजिए, आवाज़ उठाना मेरा काम है। चैनल का क्या काम होता है, पत्रकार का क्या काम होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को की आवाज़ उठाना, कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसका समाधान करवाने का प्रयास करना। तो उन्होंने मेरे को कोई सबूत नहीं भेजा, कोई कमेंट नहीं भेजा। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे वीडियो को देखने वाले को कोई भी दिक्कत है और वो मुझसे खुल के शेयर करना चाहता है तो खुल के शेयर करे, मैं उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करूंगा। इसमें हिम्मत या ना हिम्मत की बात नहीं है, इसमें बात है पत्रकारिता के फर्ज की। तो कोई भी भाई है जो मैं वीडियो को देखता है, किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास आए, उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा, और कुछ नहीं तो आवाज़ जरूर उठाऊंगा उसके ऊपर। खैर दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आज की। तो आज दोस्तों मैंने करप्शन के बारे में वीडियो बनाई थी सवेरे, जो अभी चल रही है। तो उसमें मेरे पास से एक कमेंट आए कि मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो कंटिन्यू वीडियो भी देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आज की वीडियो पर कमेंट आया, उनका जो यूट्यूब की आईडी थी वो थी शायर हूँ भाई के नाम से। तो मैंने उनसे नाम पूछा। वो गढ़ी सिसाना गांव है, सोनीपत रोड के ऊपर, रोहतक से चलते हैं। तो सिसाना गांव के अजय कुमार जी थे। तो सबसे पहले तो अजय कुमार जी ने जो सवाल उठाए, मैं उन्हीं के मुद्दे पर, उन्हीं के सवालों के मुद्दे पर वीडियो बनाना चाहूँगा। तो अजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा फिर ये है कि इन्हीं जो उन्होंने सवाल उठाए थे अजय भाई ने, एक और यूट्यूब की आईडी जुडिशरी अपडेट के नाम से, उन्होंने उनका जवाब देने की कोशिश की। मैं उनको भी साधुवाद देने की कोशिश करूंगा, साधुवाद दूंगा उनको और उनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन जो उन्होंने जवाब उनको दिए उसका भी मैं उनके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा। और वो जो पॉइंट थे वो ये थे, अजय भाई ने जो वो उठाए थे कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें सुरेश कलमाडी को क्यों छोड़ दिया गया। फिर दूसरा उन्होंने सवाल उठाया था कि जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था उसमें कनिमोझी जी थे, उनको क्यों छोड़ दिया गया जेल से। तो इसका जवाब जो जुडिशरी अपडेट था उन्होंने दिया था कि आप ये कह रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि उनकी जेल हुई थी। सुरेश कलमाडी जी की भी जेल हुई थी और कनिमोझी जी थी, वो करुणानिधि जी की लड़की थी जो कि उस टाइम सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी जेल में भेजा गया। ये बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसमें और ऐड करना चाहूँगा। कॉमनवेल्थ घोटाला दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 में, और ये घोटाला सामने आया था 2011 में। और उस टाइम में भारतीय ओलंपिक के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष, संघ के, ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हुआ थे वो सुरेश कलमाडी जी थे। तो जब ये गेम हुए, कॉमनवेल्थ गेम हुए, तो इसका बजट था पहले 3,600 करोड़ का, यानी 3600 करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन जो उसमें ओलंपिक कमेटी में शामिल थे, जो नेता शामिल थे, उन्होंने बड़े सातिराना अंदाज के साथ जानबूझ के उनकी तैयारियों को लेट किया गया। और जब ये लगा कि अब इतना शॉर्ट टाइम रह चुका है कि गेम ही कैंसिल हो सकते हैं, तो फिर उसके बजट को, इमरजेंसी बजट के नाम से बजट को बढ़ाया गया और 3,600 करोड़ से 40,000 करोड़ का बजट किया गया। और जो एक टिश्यू पेपर भी जो 10-10 रुपए का पैकेट आया करता, उसको 1,000 रुपए में खरीदा गया। बेतहाशा लूट हुई। तो जो जुडिशरी अपडेट भाई के नाम से जो आईडी है, उन्होंने कहा कि उनकी जेल तो हुई, सुरेश कलमाडी की जेल हुई, कनिमोझी की 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जेल हुई। तो इसके बारे में ये कहना चाहता, तो ठीक है जेल हुई, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, साल 2 साल, कितनी भी जेल हुई, लेकिन पैसा कहाँ है? उस पैसे की रिकवरी तो नहीं की ना सरकार ने। वो पैसा किसका था? वो देश की जनता का था, टैक्स पेयर का पैसा था वो। और अगर 40,000 करोड़ रुपए इस तरह 2-4 महीने जेल काट के न अगर वो छोड़ दिए जाएंगे
तो ये तो मैं भी शामिल होना चाहूँगा। ठीक है, 10-20 हज़ार करोड़ मेरे को दे दो और 10-15 साल की जेल मेरे को भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर 10-20 हज़ार करोड़ आते हैं या 10-20 करोड़ भी आते हैं तो मेन बात ये होती है कि पैसे की रिकवरी हुई या नहीं हुई। जेल जाना कोई समाधान नहीं है। अगर बगैर जेल जाए भी सरकार पैसे की रिकवरी कर लेती तो वो उस जेल जाने से तो ज़्यादा बेटर होता और वो देश के विकास में काम आता वो पैसा। खैर चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों। अब और बात करते हैं। देखो, न इसमें सवाल भ्रष्टाचार का, न कांग्रेस का सवाल है, न बीजेपी का सवाल है। कोई भी सरकार है जो भी भ्रष्टाचार करते तो उसके ऊपर आवाज उठानी ही उठानी चाहिए। अब अगर बीजेपी या कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राज में ये अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था। सबको पता है कि वो आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में अन्ना हजारे जी की सिर्फ 2 मांग थी। पहली मांग ये थी कि लोकपाल बिल आना चाहिए, दूसरी मांग थी कि सीबीआई को पिंजरे से बंद किया जाए, यानी उसको फ्री कर दिया जाए, स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए सीबीआई को। तो दोस्तों, उस आंदोलन को जो समर्थन था, या ये कहिए कि उसके पीछे जो बैग थी वो आरएसएस की थी। और 2014 में कांग्रेस की जो सरकार थी उसका पतन हो चुका था, सेंटर से, हरियाणा से भी और केंद्र से भी उसका पतन हो चुका था। उसके बाद सरकार आई थी बीजेपी की, और बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर आरएसएस का उस आंदोलन को समर्थन था तो फिर बीजेपी के उसमें सरकार में लोकपाल कहाँ है? लोकपाल विधेयक पास हुआ या फिर लोकपाल की नियुक्ति हुई, या फिर लोकपाल की नियुक्ति हुई तो क्या उसको अधिकार दिए गए, या फिर उसका कोई वो हुआ, समाधान हुआ? भ्रष्टाचार का कोई समाधान हुआ क्या सीबीआई को स्वायत्ता प्रदान की गई? ये तो आरएसएस का वो था। तो ये आरएसएस से भी तो ये सवाल उठते हैं ना कि जब बीजेपी की सरकार ने क्या किया। अब रॉबर्ट वाड्रा का मामला है दोस्तों। अगर रॉबर्ट वाड्रा दोषी था तो अब तो सरकार केंद्र के अंदर भी बीजेपी की है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की है, और अगर भूपेंद्र हुड्डा भी उस मामले में दोषी था तो क्यों नहीं जेल में डाला गया इनको? वो जमीन क्यों नहीं उसकी रिकवरी की गई? बीजेपी की सरकार में भी तो नहीं हुई ना। तो फिर हम ये कैसे कहेंगे कि बीजेपी तो साफ सुथरी है और कांग्रेस ही भ्रष्ट है? अगर बीजेपी कोई भी नेता है जो उसके ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं, आज के दिन सीबीआई के छापे पड़ते हैं और दूसरी एजेंसियां उसको करते हैं, तो जैसे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो छापे भी बंद हो जाते हैं और उनके ऊपर कोई केस भी नहीं चलता। वो तब उस टाइम कैसे दूध के धुले हो जाते हैं वे लोग। तो क्या ये नहीं है कि ऊपर से सभी कुछ मिले हुए? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या दूसरी पार्टियां, क्या क्षेत्रीय पार्टियां, क्या नेशनल लेवल की पार्टियां? ये जो सत्ता का जो वो है ना, ये आम जनता, राजनीति का लाभ सिर्फ राजनेताओं को मिलता है, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता कभी भी। और अगर बात आम आदमी की करें या जनता की अगर हम बात करें तो एक बार बताइए, उसी आंदोलन के अंदर जो किरण बेदी थी वो ईमानदार थी तो पब्लिक ने कैसे हरा दिया? अगर उस टाइम में अरविंद केजरीवाल थे जो उसी प्रोडक्ट अन्ना हजारे आंदोलन की उपज थी, सरकार ने उनको तो वो किया, दिल्ली की सरकार सौंप दी, उनको सब कुछ कर दिया। हालांकि ये अलग बात है कि वो अरविंद केजरीवाल भी बाद में करप्शन के मामले में ही जेल गया। लेकिन अगर किरण बेदी जी की बात करें तो किरण बेदी जी तो ईमानदार थी ना, तो फिर किरण बेदी जी को क्यों हरा दिया पब्लिक ने? तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी ईमानदार आदमियों को पसंद नहीं करती? चलिए अब हरियाणा की बात करते हैं। 2019 में जेजेपी ने समर्थन दिया था बीजेपी को। लोग इतने ज्यादा नाराज हुए कि एक बार तो ये लगा कि बीजेपी हार जाएगी। अब लेकिन ये देखिए कि जब जेजेपी को बीजेपी का सहयोगी मान लिया गया और उसका करप्शन का जो बेस में था या जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका जिम्मेदार ठहराया गया जेजेपी को, तो जेजेपी को तो हरा दिया लोगों ने लेकिन बीजेपी को जिता दिया। अगर उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी भी थी तो बीजेपी को भी तो हराते, जेजेपी को क्यों हराया गया अकेले को? उसका क्या कसूर था? तो दरअसल बात यह है दोस्तों कि जनता ही नहीं चाहती, जनता ये चाहती है कि अधिकारी तो ईमानदार हों, पत्रकार तो निष्पक्ष हों, लेकिन जो नेता हों वो बेईमान हो। और अगर देश का पैसा लूटते हैं तो इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक ये सोचती है कि अगर ये इनकम टैक्स का पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों से जाता है, सरकार उसको लूटने लग रही है। नहीं, ये जो भी इनकम टैक्स भरता है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, आज हर आदमी टैक्स देता है। ये ना सोचे कि आप डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं देते तो आप सरकार को टैक्स नहीं देते। अगर आप एक नमक की थैली भी देते हैं तो उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लेती है। वो कहाँ से होता है? वो आपकी जेब से जाता है और उसका फिर दुरुपयोग होता है। आप एक पेट्रोल, स्कूटर में भी पेट्रोल भरवाते हैं तो 1 लीटर के ऊपर 45 रुपये तो सरकार लेके जाती है, वो आपकी जेब से जाता है।
और फिर भी ये सोचते हैं, आम आदमी ये सोचता है कि करप्शन होता है तो होता रहो, नेता खा रहे हैं तो खाते रहो, हमें क्या लेना देना इस चीज़ से। यही सोच गलत है। जिस दिन ये सोच बदल जाएगी उसी दिन नेता भी सुधर जाएंगे। जिस दिन आम आदमी नेताओं से जवाब मांगने लग जाएगा, भले ही नेता बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में रहते हो, ब्लैक कैट कमांडो के बीच में रहते हो, लेकिन जिस दिन इलेक्शन आता है उस दिन तो कम से कम वोट मांगने के लिए आते हैं। जिस दिन आप बड़े मंत्री को या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को छोड़िए, एक विधायक लेवल का आदमी अगर किसी पार्टी में भ्रष्टाचार हो तो विधायक तो पब्लिक के बीच में जाएगा ना वोट लेने के लिए। तो क्यों नहीं उससे जवाब तलब किया जा रहा है, क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? असल में दोस्तों ये कसूर हमारा है, आम आदमियों का है कि वो आवाज नहीं उठाते, भ्रष्टाचार की आवाज नहीं उठाते। सोचते तो है दिल से कि इतना करप्शन हो गया, इतने पैसे वो खा गए, इतने वो पैसे खा गए, लेकिन आम जनता क्या कर रही है? इस हमाम के अंदर सभी नंगे हैं। कोई सिर्फ कांग्रेस का वो नहीं है, कोई उसमें इसका बीजेपी का नहीं है या बसपा का नहीं है या किसी और पार्टी का, सारे के सारे नेता एक जैसे हैं। उनको शेयर दे रही है जनता और उनको समर्थन, वो ये सोच ही नहीं पा रहे आगे इसमें नुकसान किसका है। नुकसान आम आदमी का है। अगर आम आदमी सरकार को और नेताओं को जिस दिन जिम्मेदार ठहराने लग जाएगा उस दिन पॉलिसी भी ठीक हो जाएंगी, उस दिन रोजगार भी मिल जाएगा हमारे बच्चों को। और जब तक आवाज नहीं उठाएंगी तब तक न विकास होगा। और विकास की बात छोड़िए, अब क्या कहें, नेता जो आजकल करने लग रहे से भी क्या है, अब इसके ऊपर ज्यादा क्या कहना, क्या वो, क्योंकि कितनी वीडियो बना ले, कितना ही कुछ कर लो दोस्तों, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं। इसी तरह का भ्रष्टाचार चलता रहेगा, लोग इसी तरह शिकायत तो करते रहेंगे, आवाज कोई नहीं उठाएगा। खैर दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन कुल मिला के ये है कि इसके लिए जिम्मेदार पब्लिक है, नेता नहीं है। नेता तो करप्शन करेंगे, नेता तो पब्लिक का पैसा खाएंगे ही खाएंगे। दिक्कत है जनता की, समस्या है जनता की कि वो आवाज़ नहीं उठा रही। तो आवाज़ उठाना सीखिए, अपना हक मांगना सीखिए। जब तक हक नहीं मांगेंगे, जब तक नेताओं को सबक नहीं सिखाएंगे, ऐसे नेताओं को वो वोट ना देकर उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक दोस्तों इसी तरह की समस्याएं होती रहेंगी। आप कितना ही डिस्कस कर लें, हम कितना ही डिस्कस कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा न करते हुए आज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हालांकि था तो बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो देखते भी नहीं फिर बाकी किसी फिर वीडियो में। तब तक मैं एक ही वो कहना चाहूँगा, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो उसकी आवाज़ बढ़ने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। किसी की समस्या है अधिकारी के प्रति, नेता के प्रति, आप प्रूफ भेजिए मेरे पास, मैं उनको ज़रूर उठाऊँगा। और जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कमेंट ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे पॉइंट उठाते हैं, तो उनका भी शुक्रिया, ताकि उनके पॉइंटों के ऊपर भी मैं वीडियो बना के ना कम से कम आवाज़ तो उठाने का प्रयास करूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगर आपको पसंद लगा तो प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, अगर मैं ठीक हूँ तब भी कमेंट करें, गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और मैं आज की वीडियो में दोनों ये जो अजय भाई हैं सिसाना से, उनका भी धन्यवाद करूँगा। और जो आईडी जुडिशरी अपडेट्स है उस भाई का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कुछ भी हो पॉइंट तो उठाया ना, और पॉइंट उठाना ही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो आगे तक जा सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। परमात्मा करे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।